वर्ल्ड वार वन से पहले ओटोमन एम्पायर में बहुत से इलाके शामिल थे, जिनमें आज के तुर्की, शाम, इराक, सऊदी अरब और फ़लस्तीन के अलावा यूरोप और अफ्रीका के बहुत से इलाके भी शामिल थे। इन इलाकों में मुसलमानों के साथ साथ दूसरे मज़ाहिब के लोग भी रहते थे, मगर बड़ी तादाद में इन इलाकों में सिर्फ मुसलमान ही रहते थे और इन इलाकों में रहने वाले मुसलमान भी मुख्तलिफ ज़ुबानें और मुख्तलिफ कल्चर रखते थे। जब वर्ल्ड वार वन ख़त्म हुई तो ओटोमन एम्पायर को शिकस्त का सामना करना पड़ा, जिसके बाद यूरोपीय ताकतों ने ओटोमन एम्पायर को नेशनल और एथनिक बेसिस पे तकसीम करने का फैसला किया। ओटोमन एम्पायर के अंदर मेसोपोटामिया प्लेन्स के पहाड़ों में एक एथनिक ग्रुप भी रहता था, जिसे आज हम कुर्दों के नाम से जानते हैं। वर्ल्ड वार वन के बाद यूरोपीय ताकतों ने इन कुर्दों को भी एक अलग रियासत देने का फैसला किया था और कुर्दों के साथ एक मुआहदा भी किया था, जिसे ट्रीटी ऑफ सेवर्स का नाम दिया गया। मगर बाद में यूरोपीय ताकतें इस मुआहदे से मुकर गईं और पहाड़ों में रहने वाले ये कुर्द तुर्की, शाम, इराक, ईरान और आर्मीनिया में तकसीम होकर रह गए। कुर्द आज भी अपनी एक अलग रियासत हासिल करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से आज उन्हें तुर्की का सामना है। मैं हूं इरफान आरिफ और आज की वीडियो में हम कुर्दों की तारीख जानने के साथ साथ ये भी जानेंगे कि तुर्की ने कुर्दों पर हमला क्यों किया। कुर्द वर्ल्ड वार वन के बाद से ही अपनी एक अलग रियासत हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। 1920 के बाद कुर्दों ने तुर्की के खिलाफ बगावत की, जो नाकाम हुई और बदले में तुर्की ने उनकी ज़ुबान, लिबास और कल्चर पर पाबंदी लगा दी। तुर्की ने कुर्दों की एथनिक आइडेंटिटी को तस्लीम करने से इनकार कर दिया और उन्हें कुर्द कहने के बजाय पहाड़ी तुर्क कहा जाने लगा। 1946 में ईरान में रहने वाले कुर्दों ने भी ईरान के खिलाफ बगावत कर दी, मगर ये बगावत बआसानी कुचल दी गई। इसी साल इराक से तल्लुक़ रखने वाले एक कुर्द मुस्तफ़ा बरज़ानी ने कुर्दिश डेमोक्रेटिक पार्टी बनाई, जिसका मकसद कुर्दों के लिए एक अलग रियासत यानी कुर्दिस्तान बनाना था। 1961 में कुर्दों ने मुस्तफ़ा बरज़ानी की क़यादत में इराक में बगावत की, जो मुकम्मल तौर पर नाकाम ना हुई। इस बगावत के बाद इराक और कुर्दों में एक मुआहदा तय पाया, जिसके बाद शुमाली इराक में रहने वाले कुर्दों को किसी हद तक खुद मुख्तारी दे दी गई। इराक के एक सूबे किरकुक में तेल के वसीज़ ज़खायर मौजूद थे और ये सूबा भी कुर्दों के कंट्रोल में आता था। इराकी हुकूमत ने इस सूबे का कंट्रोल कुर्दों को देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद इराक और कुर्दों में फिर झड़पें शुरू हो गईं। 1978 में अब्दुल्ला ओजलान ने तुर्की में कुर्दिश वर्कर्स पार्टी बनाई, जिसका मकसद भी कुर्दिस्तान बनाना था। 1979 में ईरान में इस्लामी इनकलाब के बाद कुर्दों ने एक बार फिर बगावत कर दी, मगर ये बगावत भी बआसानी कुचल दी गई। 1984 में कुर्दिश वर्कर्स पार्टी के सरबराह अब्दुल्ला ओजलान ने कुर्दिश वर्कर्स पार्टी को तुर्की के खिलाफ मुसल्लह जद्दोजहद करने का हुक्म दिया। 1988 में ईरान इराक जंग के दौरान इराकी कुर्दों ने ईरान की हमायत की। जब जंग खत्म हुई तो इराक ने कुर्दों के खिलाफ एक ऑपरेशन लॉन्च किया, जिसमें हज़ारों लोग जाँ बहक हुए और लाखों हिजरत करके तुर्की चले गए। 1991 में गल्फ वार के दौरान अमरीकी इशारे पर कुर्दों ने सद्दाम हुसैन के खिलाफ बगावत कर दी, जिसके बाद सद्दाम हुसैन और कुर्दों में फिर लड़ाई शुरू हुई और इस लड़ाई में भी हज़ारों लोग जान से गए। 1992 और 1995 में तुर्की ने इराक में मौजूद कुर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया। 1999 में कुर्दिश वर्कर्स पार्टी के सरबराह अब्दुल्ला ओजलान गिरफ्तार हो गए। उन्हें गद्दारी और अलहदगी के इल्ज़ाम में फांसी की सज़ा सुनाई गई, जिसके बाद कुर्दों ने तुर्की में बम धमाके शुरू कर दिए और बाद में उनकी सज़ा मुअत्तल कर दी गई। 2003 में अमेरिका इराक पर हमलावर हुआ तो कुर्दों ने एक बार फिर अमेरिका का साथ दिया और सद्दाम हुसैन की हुकूमत गिरा दी गई, जिसके बाद इराक में नई हुकूमत बनी और इस हुकूमत में कुर्दों को भी नुमाइंदगी दी गई। 2004 में शाम में भी कुर्दों ने बगावत शुरू कर दी। 2007 में इराक और तुर्की ने मिलकर इराक में मौजूद कुर्दों के ठिकानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया और इसी तरह ईरान ने भी ईरान में मौजूद कुर्दों पर कार्रवाई जारी रखी। 2011 में शाम में सिविल वार शुरू हुई तो शामी महाजरीन की एक बहुत बड़ी तादाद इराक के उन इलाकों में मुंतकिल हो गई जिनमें कुर्द रहते थे। शाम की खाना जंगी का सबसे ज़्यादा फ़ायदा दाइश ने उठाया और 2013 तक इराक और शाम के ज़्यादातर हिस्से पर कब्जा कर लिया। अब दाइश उन इलाकों पर भी हमला करना शुरू हो गई थी जहां कुर्द रहते थे, जिसके रद्द अमल में कुर्दों ने भी दाइश के खिलाफ जंग शुरू कर दी थी। दो 2013 में अब्दुल्ला ओजलान ने तुर्की के साथ एक सीज़फायर मुआहदा किया, जिसके बाद कुर्दिश जंगजुओं को वापस बुला लिया गया। लेकिन कुछ अरसे बाद एक कुर्द इलाके में एक खुदकुश हमला हुआ, जिसमें 33 कुर्द एक्टिविस्ट जाँ बहक हुए। कुर्दों ने इस हमले का इल्ज़ाम तुर्की पर लगाया और ये मुआहदा तोड़ दिया, जिसके बाद लड़ाई दोबारा शुरू हो गई।
2014 में दाइश ने भी कुर्दों पर कई सरप्राइज अटैक किए, जिसकी वजह से कुर्दों को कुछ इलाके छोड़ना पड़े, जिसके बाद दाइश ने कुर्द देहातों पर कब्जा कर लिया और हजारों लोगों को मौत की अब्दी नींद सुला दिया। उस वक्त तक दाइश अमेरिका के लिए भी एक अहम खतरा बन चुकी थी। चुनांचे अमेरिका ने भी कुर्दों की मदद का फैसला किया। उन्हें अपनी मिलिट्री एडवाइजर देने के साथ साथ असला भी फराहम किया गया। अमेरिका की मदद से कुर्दों ने 2015 तक अपने ज़्यादातर इलाके वापस हासिल कर लिए थे, मगर इस लड़ाई में अब तक 1600 लोग जाँ भाग हो चुके थे। अब कुर्दों ने अरब जंगजुओं और अमेरिका की मदद से दूसरे इलाकों से भी दाइश को निकालना शुरू कर दिया। 2019 तक कुर्दों और दूसरे अमेरिकी इत्तेहादियों ने मिलकर शाम और इराक से दाइश का मुकम्मल खात्मा कर दिया। इस जंग में दाइश के हज़ारों जंगजू भी कैद हुए, जिनमें बच्चे और औरतें शामिल थीं। ये जंगजू मुख्तलिफ ममालिक से दाइश से लड़ने के लिए शाम आए थे। अमेरिका ने इन जंगजुओं को उनके ममालिक भेजने की कोशिश की, मगर ज़्यादातर ममालिक ने इनको वापस लेने से इनकार कर दिया। शाम की जंग के दौरान ही लाखों शामी मुहाजिरीन तुर्की और यूरोप मुंतकिल हो गए। चूँकि अब शाम में जंग खत्म हो चुकी है, इसलिए तुर्की चाहता है कि मुहाजिरीन अब वापस शाम में मुंतकिल हो जाएं। इसलिए तुर्की 32 किलोमीटर पर मुश्तमिल शाम की सरहद के साथ एक सेफ जोन भी बनाना चाहता है, जिसके जरिए शामी मुहाजिरीन शाम वापस जाएंगे। लेकिन तुर्की जिस इलाके में ये सेफ जोन बनाना चाहता है वो अब कुर्दों के कंट्रोल में है और कुर्द ये इलाका छोड़ने पर तैयार नहीं हैं। कुर्दों का कहना है कि ये इलाका उनका है और वो हर कीमत पर इसका दिफा करेंगे। शामी हुकूमत, जिसको शाम की जंग के दौरान ईरान और रूस की हमायत हासिल थी, वो भी कुर्दों से ये अपने इलाके वापस हासिल करना चाहती थी। तुर्की, ईरान और इराक के साथ साथ शाम में भी कुर्दों के साथ हमेशा नारवा सलूक किया गया। उनको बुनियादी हकूक से महरूम रखने के लिए कई इकदाम किए गए। 1960 से अब तक शामी हुकूमत तकरीबन 3 लाख कुर्दों को सिटीजनशिप देने से इनकार कर चुकी है। अब कुर्द इतने ज़्यादा मासूम भी नहीं हैं। कुर्दों ने खुद कुछ हमलों से तुर्की का जीना 2 बार किया हुआ है, जिसकी वजह से तुर्की में टूरिज्म मुतासर हुई है। इसके अलावा कुर्दों ने बैरून मुल्क मुकीम कुर्दों को भी कत्ल किया हुआ है। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक कुर्द जंगजू ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और ड्रग ट्रैफिकिंग में भी मुलव्वस हैं। शाम की जंग के दौरान जब कुर्दों ने शाम के एक बड़े हिस्से पर कब्जा किया, तो वहां दूसरे इलाकों से कुर्दों को इन इलाकों में मुंतकिल करना शुरू कर दिया और इन इलाकों में रहने वाले नॉन कुर्द लोगों का कत्लेआम करने के साथ साथ इनको वो इलाका छोड़ने पर भी मजबूर किया। एर्दोगान हुकूमत से पहले किसी भी हुकूमत ने कुर्दों के साथ किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं किए। एर्दोगान वो पहले सियासतदान थे जिन्होंने कुर्दों के साथ सीज़फायर मुआहदा किया, मगर अफसोस वो ज़्यादा देर चल ना सका। यहाँ एक काबिल जिक्र बात यह है कि अमेरिका ने कुर्दों का साथ क्यों छोड़ा है और तुर्की को कुर्दों पर हमले की इजाज़त क्यों दी है, हालांकि कुर्दों ने अमेरिकी मफादात की कई जंगें लड़ी हैं। कुर्दों ने सद्दाम हुसैन के खिलाफ भी अमेरिका का साथ दिया और बाद में अमेरिका के साथ मिलकर दाइश का भी खात्मा किया, मगर अब अमेरिका ने कुर्दों को तनहा छोड़ने का फैसला किया है। इसकी एक मोटी सी वजह तो ये है कि तुर्की नेटो ममालिक का हिस्सा है और शाम की जंग के दौरान तुर्की का झुकाव ईरान और रूस की तरफ बढ़ गया था। इसके अलावा तुर्की और अमेरिका के टैरिफ्स के मामले पर भी कई इख्तलाफात हो चुके हैं, जिसकी वजह से दोनों ममालिक की तजारत भी मुतासर हुई थी। अब हाल ही में तुर्की ने रूस से S-400 मिसाइल खरीदे हैं, जिसकी वजह से अमेरिका को लगता है कि शायद वो तुर्की की सूरत में एक अहम पार्टनर से हाथ धो रहा है। इसलिए अमेरिका तुर्की के इस कदम की ज़्यादा मुखालफत नहीं कर रहा, ताकि बाद में तुर्की के साथ हालात ठीक हो जाएं। इसके अलावा अमेरिका दूसरे ममालिक में जंगें लड़ लड़ कर थक चुका है। वो हर किस्म की जंगों से अब निकलना चाहता है। अफगानिस्तान में भी वो तालिबान से मुज़ाकरात की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है और इसी तरह शाम से भी अपनी फ़ौज निकालने का फैसला कर चुका है। अमेरिका मिडिल ईस्ट में ईरान के बढ़ते हुए इन्फ्लुएंस से खौफज़दा है और वो इसको काउंटर करने के लिए तुर्की का इस्तेमाल करना चाहता है। इससे अमेरिका के रिसोर्सेज भी ज़ाया नहीं होंगे और उसका मकसद भी पूरा हो जाएगा। तुर्की भी अब मिडिल ईस्ट में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता है, इसलिए उसने कुर्दों पर हमला कर दिया है। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक ये जंग भी एक पेचीदा मोड़ की तरफ चल निकली है। शाम की जंग के दौरान वो मालिक जो एक दूसरे के इत्तेहादी थे, अब वो एक दूसरे के मुखालिफ खड़े होते नजर आ रहे हैं। बशार अल असद ने शामी कुर्दों के साथ हाथ मिला लिया है और अब शामी फौज भी शमाल की तरफ रवाना हो गई है, जिसकी वजह से शाम और तुर्की में जंग छिड़ सकती है। और अगर तुर्की और शाम के दौरान जंग होती है तो ईरान और रूस भी तुर्की के खिलाफ जाएंगे। अब चूंकि शामी हुकूमत ने कुर्दों के साथ हाथ मिला लिया है, जिसकी वजह से शामी कुर्द मजबूत होंगे और अगर शामी कुर्द मजबूत होते हैं तो बाद में ईरान में रहने वाले कुर्द भी मजबूत होंगे, जिसकी वजह से ईरान की रियासत कमज़ोर होगी। इसलिए ईरान ने तुर्की के इस कदम की मुखालफत का ऐलान किया है। शाम की जंग के दौरान कुर्दों ने दाइश के सैकड़ों जंगजुओं को गिरफ्तार कर लिया था
और जब अमेरिका ने कुर्दों का साथ छोड़ने का फैसला किया था तो कुर्दों ने भी अमेरिका को धमकी दी थी कि वो दाइश के जंगजुओं को रिहा कर देंगे। और अब इतलात आ रही हैं कि कुर्दों की कैद से तकरीबन 1000 के करीब दाइश के जंगजू फरार हो चुके हैं और इस खबर की तस्दीक कुर्दों ने भी कर दी है। अब इस लड़ाई की वजह से मिडिल ईस्ट में दाइश दोबारा मजबूत हो सकती है, क्योंकि दाइश को शिकस्त ज़रूर हुई है मगर उसके स्लीपर सेल्स अभी भी मौजूद हैं। इसलिए अगर जंग बढ़ती है तो इसका फ़ायदा दाइश को ज़रूर होगा। शाम की जंग की तरह इस जंग में भी आलमी ताकतें शामिल हैं और ख़तरा यही महसूस किया जा रहा है कि शायद शाम की जंग की तरह ये जंग भी एक प्रॉक्सी वार बन जाएगी।